नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं आज आधुनिक राजनीति सिद्धांत की प्रकृति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परंपरागत राजनीति सिद्धांत की प्रकृति को समझने का प्रयास किया और इस वीडियो में हम आधुनिक राजनीति सिद्धांत की प्रकृति क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें राजनीतिक सिद्धांत के विकास में जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो आनुभाविक पद्धतियों का रहा है और इसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। परंपरावादी जो राजनीतिक सिद्धांत था उसमें दार्शनिक पद्धति को, मानकीय उपागम को अपनाया गया, जो कल्पना लोक में ज्यादा विश्वास करता है, काल्पनिक विचारों पर ज्यादा विश्वास रखता है, उन विचारों से संबंधित अध्ययन किया गया था। लेकिन आधुनिक राजनीति सिद्धांत उपागम के अंतर्गत, आधुनिक राजनीति सिद्धांत की प्रकृति के अंतर्गत आनुभाविक पद्धतियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है। राजनीति के क्षेत्र में अब तथ्यों और साक्ष्य पर विशेष बल दिया गया है कि जहां पे फैक्ट्स या व्यवहारिक अनुभव ज्यादा रहेगा, साक्ष्य ज्यादा रहेंगे, मतलब फैक्ट्स और एविडेंस, इन पर ज्यादा बल दिया गया है। यही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे इस पद्धति के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त अब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसी विद्याओं से खुलकर सहायता ली जा पाएगी। आनुभाविक पद्धति जो व्यवहारिक पद्धति है, जो प्रैक्टिकल पर आधारित है, समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव की वजह से राजनीति के विद्वानों ने शक्ति, प्रभाव, सत्ता, राजनीति संस्कृति तथा राजनीतिक विकास जैसी अवधारणाएं विकसित की हैं। 1953 में डेविड ईस्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम प्रकाशित हुई और उसमें उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया वह व्यवस्था विश्लेषण के नाम से जानी जाती है। डेविड ईस्टन का हमने नाम प्रथम अध्याय में भी पढ़ा था, जिसमें हमने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को पढ़ा था, बिहेवियरलिज्म को हमने पढ़ा था और उसी पद्धति से संबंधित दूसरा विश्लेषण है व्यवस्था विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। इसे भी डेविड ईस्टन ने अपने द पॉलिटिकल सिस्टम की पुस्तक में प्रकाशित किया। कई सिद्धांत शास्त्रियों ने राजनीति में एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसे व्यवहारवादी क्रांति भी कहा जाता है। व्यवहारवादियों ने राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान आदि की ही तरह एक विशुद्ध विज्ञान बनाने पर बल दिया, एक प्योर साइंस बनाने पर बल दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों, दबाव गुट, जनमत, मतदान आचरण, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका के व्यवहारिक आचरण पर ज्यादा जोर दिया। किसने जोर दिया? व्यवहारवादी विचारकों ने व्यवहारवादी राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही एक विशुद्ध विज्ञान बनाने पर जोर दिया और इन विषयों पर जोर दिया जो राजनीतिक दल, दबाव गुट, जनमत, मतदान आचरण, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी के व्यवहारिक आचरण पर जोर दिया। कहने का मतलब यह है, डेविड ईस्टन ने व्यवस्था विश्लेषण पर अध्ययन पर जोर दिया और व्यवहारवादी क्रांति के अंतर्गत भी उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। 1970 के दशक में विज्ञान और दर्शन के बीच का विवाद धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा, मंद पड़ने लगा। अब इस तरह के लेखक सामने आए जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से अपना नाता नहीं तोड़ा और साथ ही मूल्यों को भी तिलांजलि नहीं दी, अर्थात उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का भी सहारा लिया और जिसमें मूल्य होते हैं, मूल्य किसमें होते हैं? दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत होते हैं, अर्थात मानकीय उपागम के अंतर्गत होते हैं, उनका भी सहारा लिया, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी साथ लेकर के चले। कार्ल पॉपर और जॉन रॉल्स भी इसी श्रेणी में आते हैं और 1990 के दशक में जिन लेखकों ने राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया उनमें से नाम आते हैं जॉन डन का, स्टीवन लुकेस का और डेविड हेल का। राजनीतिक सिद्धांत निरंतर विकास की स्थिति में है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम इस प्रकार से देख सकते हैं।
प्यारे बच्चों, पहला बिंदु आता है अध्ययन की अंतःशास्त्रीय पद्धति। अध्ययन की अंतःशास्त्रीय पद्धति से क्या अभिप्राय है कि राजनीति विज्ञान जिस बड़ी तेजी से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों और निष्कर्षों को आत्मसात करता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अन्य विषयों से संबंधित विषय भी अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। समाजशास्त्र में जैसे सामाजिक आचार विचार, अर्थशास्त्र मतलब देश का विकास, राष्ट्र का विकास, मनोविज्ञान, ये सभी पद्धतियां जो हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समाहित होती जा रही हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के प्रतिमानों को ग्रहण करने वाले विद्वानों में नाम आता है ग्राहम वालस का, आर्थर बेंटले का, चार्ल्स मेरियम का, हेरल्ड लासवेल का। हाल ही में ये धारणा बड़ी बलवान होती जा रही है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझे बिना राज्य के बारे में कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सिद्धांत, विश्व अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अलग अलग नहीं, एक साथ करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि अब राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत विश्व अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समाहित कर लिया गया है। इनका अध्ययन भी इसके साथ साथ ही किया जाएगा। कारण यह है कि ये सभी तत्व राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनकी प्रभुसत्ता को प्रभावित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है प्रिय बच्चों कि राजनीति सिद्धांत में जो अध्ययन किया जाता है वह अंतःशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है, इंटरडिसिप्लिन अप्रोच के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अर्थात राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अन्य विषयों को लेकर के भी चला जाता है, जिसमें समाजशास्त्र आ गया, मनोविज्ञान आ गया, अर्थशास्त्र आ गया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ गए, विश्व अर्थव्यवस्था आ गई, अंतर्राष्ट्रीय कानून आ गए। इन सभी का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा बिंदु आता है बच्चों वैज्ञानिक पद्धति और इसके प्रयोग की कठिनाइयां। कई आधुनिक विद्वानों ने राजनीति को विशुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस बनाने पर जोर दिया और राजनीतिक तथ्यों के माप तोल पर भी विशेष बल दिया। इसके लिए उन्होंने बहुत सी तकनीकें भी अपनाई, जैसे कि जनगणना, अभिलेख, आंकड़ों का अध्ययन करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, जनमत जानने की विधियां, साक्षात्कार के माध्यम से, प्रजातीय अध्ययन के माध्यम से बहुत से निष्कर्ष भी निकाले गए। लेकिन डेविडसन ने कहा कि खोज सुव्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। यदि कोई सिद्धांत आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो वह निरर्थक साबित होगा। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के जो राजनीतिक अध्ययन किए गए, जिसमें जनगणना, जनसंख्या जनगणना आती है, उनके अभिलेखों को, उनके आंकड़ों का अध्ययन करना आता है, साक्षात्कार के माध्यम से, प्रजातीय अध्ययन के माध्यम से, तो वह सटीक होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार से अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, तभी वह सार्थक साबित होगा, अन्यथा वह निरर्थक ही हो जाएगा। इस संबंध में हम यह कहना चाहेंगे बच्चों कि आनुभविक उपागम अर्थात वैज्ञानिक विधियों का लाभ एक निश्चित सीमा तक ही उठाया जा सकता है। राजनीति मानवीय जीवन से संबंध रखती है। मनुष्य विचारशील प्राणी है, वह विचार और व्याख्या करने की क्षमता रखता है और उस पर उस तरह के प्रयोग नहीं किए जा सकते जैसे कि जड़ पदार्थों के संबंध में किए जा सकते हैं, जैसे कि लोहा, गंधक, पारा, रेत, मिट्टी, जड़। इसकी जांच करके इनके गुण और प्रभाव की ठीक ठीक जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की पसंद नापसंद, उसके व्यवहार में विविधता आ जाती है। इसमें ये बताने का प्रयास किया है बच्चों कि जिस प्रकार से लोहा, गंधक, पारा, रेत, मिट्टी, ये जो जड़ पदार्थ हैं, इनकी प्रकृति हमेशा एक जैसी ही रहेगी, इनके गुण धर्म जो है वो प्रभाव सब एक जैसे ही रहेंगे। लेकिन जो मनुष्य है, जिसमें राजनीति के अंतर्गत मानवीय जीवन से जो संबंधित है, मनुष्य के क्रियाकलाप से जो संबंधित है राजनीति, उसके अंदर राजनीति के अंतर्गत या हम कहें कि समाज के अंतर्गत मनुष्य का स्वभाव जो है हर समय उसका बदलता रहता है। उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, व्यवहार वो समय अनुसार परिवर्तित भी होती रहती हैं। इसलिए उसको एक तरह से विशुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस बना पाना बहुत ही कठिन हो पाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में, जितनी निष्पक्षता से एक वैज्ञानिक ऑक्सीजन या गंधक के विषय में विचार कर सकता है, उतनी ईमानदारी से वह सामाजिक और आर्थिक विषयों का अध्ययन नहीं कर सकता। श्वेत अश्वेत का प्रश्न, काले गोरे, चमड़ी का भेदभाव, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए संसद व नौकरियों में आरक्षण, कम्युनिस्ट सिस्टम की अच्छाई और बुराई, ये ऐसे मामले हैं जिनके साथ हमारा खास लगाव देखने को मिलता है। हमारे जो विचार या झुकाव होते हैं वे
हमारे निष्कर्षों को अवश्य प्रभावित करते हैं। राजनीतिक अध्ययन को राग द्वेष से अलग रखना कोई आसान काम नहीं है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान या जिनका निष्कर्ष एक समय विशेष में निकाल पाना तो ठीक है, लेकिन वही अगर हम समय परिवर्तित होने पर जब हम निकालते हैं तो निश्चित ही उसमें अंतर देखा जा सकता है, उसमें राग द्वेष देखा जा सकता है, उसमें विवाद देखा जा सकता है। तीसरा आता है राजनीति के बड़े बड़े दार्शनिकों ने जो लक्ष्य प्रस्तुत किए उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। जैसे रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत का परीक्षण आप किस शोध प्रयोगशाला में कर पाएंगे कि सामान्य इच्छा क्या होगी। गांधी जी के अहिंसक समाज और सर्वोदय समाज की वैज्ञानिक रीतियों से कैसे जांच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस बना दिया जाए। यह ठीक है कि राजनीति विज्ञान उन अर्थों में विज्ञान कदापि बन पाएगा जिन अर्थों में प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान या विज्ञान होते हैं, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। विज्ञान का अर्थ है स्थायी और सही नियमों को प्रस्तुत करना। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें राजनीति जो है भविष्यवाणियां करती है और सटीक उत्तर उसमें देखने को मिलता है। विज्ञान से हमारा अभिप्राय उस क्रमबद्ध ज्ञान से होता है जिसमें नियमित पर्यवेक्षण, अनुभव, अध्ययन किए जाते हैं। यदि इस परिभाषा को हम ध्यान में रखें तो राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं। राजनीति के अनेक आचार्यों ने पर्यवेक्षण, मापतोल और सत्यता का पता भी लगाया है और बहुत से निष्कर्षों पर पहुंचे भी हैं और ये पूर्णतया एक वैज्ञानिक विधि है। तो इसलिए राजनीति के बहुत से विद्वान जो है राजनीति को विज्ञान या शुद्ध विज्ञान बनाने पर जोर देते हैं। इसके बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत बात आती है मूल्य निरपेक्ष यानी तटस्थ अध्ययन की। कई आधुनिक लेखकों, विशेषकर व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष राजनीति विज्ञान की कल्पना की है। मूल्य निरपेक्ष से मतलब यह होता है कि इसमें राजनीति विज्ञान में मूल्यों का कोई भी ताना बाना नहीं होगा। उनका कहना है कि राजनीतिक विचारकों को मूल्य निरपेक्ष यानी तटस्थ रहकर ही कार्य करना चाहिए। उन्हें सही और गलत के प्रश्नों से मुक्त रहना चाहिए। राजनीतिक विचारकों का काम यह बतलाना नहीं कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उदार लोकतंत्र बेहतर है या कम्युनिस्ट व्यवस्था। टी.डी. वेल्डन का मानना है कि राजनीतिक संस्थाओं की अच्छाई और बुराई का विवरण लेखकों के मिथ्या झुकाव को प्रकट करता है। लेखक को चाहिए यानी विद्वानों को चाहिए कि वे तथ्यों और आंकड़ों का मात्र वर्गीकरण करें और विश्लेषण करें और उसे यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि अमुक शासन प्रणाली अच्छी है या अमुक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य जो है मूल्य को ध्यान में रखते हुए, वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए ना करके जो आंकड़े या जो तथ्य हमारे सामने एकत्रित होते हैं उसी के आधार पर ही विश्लेषण किया जाए। इसलिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री राजनीति को मूल्य निरपेक्ष यानी तटस्थ अध्ययन बताते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों उत्तर व्यवहारवादी क्रांति, जो मूल्यों को पुनः स्वीकार करने की बात करता है। ऊपर बात करी हमने मूल्य निरपेक्ष की, लेकिन उसके बाद बात करता है वह उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के अंतर्गत की मूल्यों को फिर से स्वीकार किया जाएगा। व्यवहारवादी क्रांति के दौरान एक बार ऐसा लगा कि राजनीति विज्ञान पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष बन जाएगा, पर शीघ्र ही एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जिसे कहा गया। और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो हुई वह भी डेविड ईस्टन ही इसके संस्थापक रहे और उत्तर व्यवहारवादी युग के आचार्यों ने यह कहा कि सिद्धांत शास्त्री समस्याओं के समाधान से मुंह नहीं मोड़ सकते। उन्होंने मानकीय उपागम यानी आनुभाविक उपागम के बीच में मेल मिलाप का मार्ग सुझाया। मानकीय उपागम जिसे कि हम दार्शनिक उपागम भी कहते हैं, आनुभाविक उपागम जिसे कि हम वैज्ञानिक उपागम या कि वैज्ञानिक उपागम भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में आपस में मेल मिलाप का मार्ग सुझाया और इन दोनों के ही मेल मिलाप से ही सिद्धांत का निर्माण होता है। डेविड ईस्टन के अनुसार यह मानकर चलना गलत है कि मूल्य निरपेक्ष हुए बिना कोई व्यक्ति वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। मूल्य निरपेक्ष मतलब मूल्यों को छोड़ करके कोई व्यक्ति वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों से जुड़कर
भी वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। डेविड ईस्टन लिखते हैं कि आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न करें, मूल्यों को आप उतनी सुगमता से नहीं नकार सकते जितनी सुगमता से आप अपने कोट को उतारकर फेंक देते हैं। मूल्य हमारे व्यक्तित्व के अभिन्न अंग होते हैं। मनुष्य होने के नाते हम अपने मनोभावों, अपनी पसंद नापसंद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए राजनीति के अंतर्गत जो भी निर्णय होता है वह निर्णय उसके मूल्यों पर अधिक प्रभाव डालता है। उसके मूल्य किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की अभी उसकी मनोभाव है, किस प्रकार की उसकी पसंद है नापसंद है, वो राजनीति को प्रभावित करती हैं। ईस्टन की ही तरह आइजिया बर्लिन, लियो स्ट्रास ने भी मूल्यों के पुनर्निर्माण पर बल दिया है और जॉन रॉल्स ने उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पता लगाने की कोशिश की जिन पर चलकर हम न्यायोचित समाज की स्थापना कर सकते हैं। आधुनिक सिद्धांत शास्त्री यह मानने लगे हैं कि सभी मूल्य बराबर या एक जैसे नहीं हो सकते। आखिर फासिस्ट या नाजीवादी सरकारों का समर्थन कैसे किया जा सकता है? एलन बाल्क लिखते हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कि व्यक्तियों ने उन मूल्यों की रक्षा के लिए जिन्हें वे श्रेष्ठ समझते थे क्रूर व्यवहार का सामना किया और यातनाएं भी सहन की। तो मूल्य किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं, यह उसकी समय की परिवर्तनशीलता पर या उसकी संबंधित उस समय किस प्रकार की सरकारें रही उस भी प्रभावित होता है। अब इसके बाद बात आती है समस्या समाधान का प्रयास। मूल्यों को स्वीकार कर लेने का परिणाम यह निकला कि राजनीतिक विचारक समस्याओं के समाधान में जुट गए। आधुनिक सिद्धांत शास्त्री जिन समस्याओं से जूझ रहे थे वे युद्ध, शांति और बेरोजगारी, वैश्वीकरण, पर्यावरण, असमानता और सामाजिक हलचल से संबंध रखती हैं। जहां तक राजसत्ता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, लोकतंत्र और न्याय जैसी अवधारणाओं का प्रश्न है, ये राजनीति विज्ञान के चिरस्थायी विषय या प्रसंग है। समस्या का समाधान, जैसे कि मूल्यों को स्वीकार कर लेने का परिणाम यह निकला कि राजनीतिक विचारक समस्याओं के समाधान में जुट गए। किस प्रकार से कि आधुनिक सिद्धांत शास्त्रियों ने किन चीजों पर समाधान पेश किया? युद्ध, शांति, बेरोजगारी, वैश्वीकरण, पर्यावरण, असमानता, सामाजिक हलचल, ये संबंध इन सभी विषयों से अपनी समस्याओं से जूझने में वे हर संबंध में लगे रहे। इसके साथ ही राजसत्ता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, लोकतंत्र और न्याय, ये सभी अवधारणाएं जो हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमेशा विषय का इस चिरस्थायी विषय मतलब प्रासंगिक रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ज्ञान के विस्तार के लिए ऐतिहासिक परंपरा का बड़ा मूल्य है। ज्ञान के विस्तार के लिए ऐतिहासिक परंपरा का क्या मूल्य है कि परंपरागत अध्ययन पर इतिहास और दर्शन शास्त्र का बड़ा प्रभाव देखा जाता है और बाद के कई लेखकों ने दर्शन और इतिहास का दामन छोड़ देने की बात भी कही है। हाल ही में इस दृष्टिकोण में बदलाव भी आया और जेम्स टूले और जॉर्ज गेडमर ने राजनीतिक विचारकों के इतिहास के अध्ययन में रुचि दिखाई और क्लासिकल ग्रंथों का पठन पाठन शुरू कर दिया। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक आदि विद्वानों की कृतियों की न सिर्फ नए सिरे से व्याख्या की गई बल्कि इन ग्रंथों ने ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझने की कोशिश की। कहने का मतलब यह है कि प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स और लॉक के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी इनको भी नए सिरे से इनकी व्याख्या की गई और इनको समझने का ऐतिहासिक संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया। अर्थात उन समस्याओं पर प्रकाश डाला गया जिनसे क्लासिकल विद्वान जूझ रहे थे। मतलब जो समस्याएं उन क्लासिकल विद्वानों के समकक्ष आ रही थी उन समस्याओं का भी समाधान ढूंढने का प्रयास किया। कहावत है कि वर्तमान की जड़ें भूतकाल में छिपी होती हैं। राजनीतिक संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए उनके पुराने इतिहास को भी जानना जरूरी है। इसलिए प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली इनकी रचनाओं को भी हमारे लिए पढ़ना बहुत ही प्रासंगिक है। इतिहास और परंपरा से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उनके प्रति संकोच कैसा? गेडमर लिखते हैं, इतिहास के निर्माण में भले ही हमारा कोई योगदान न हो पर उनके प्रभाव से हम बच नहीं सकते हैं। अर्थात आज से 50
100 या 200 वर्ष पहले की घटनाओं से हमारा प्रत्यक्ष रीति से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि तब हम कर्ता यानी एक्टर की हैसियत से मौजूद थे ही नहीं, मतलब हम वहां उस समय मौजूद ही नहीं थे। पर उन घटनाओं के प्रभावों से हम कैसे बच सकते हैं, इसके अतिरिक्त इतिहास केवल राजनीतिक सामग्री का भंडार ही नहीं है, बल्कि वह हमारा शिक्षक भी है। इसके बाद बात आती है राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए औपचारिक मॉडलों का निर्माण करना। तकनीकी प्रगति, विद्युत यंत्रों और कंप्यूटर के आविष्कार का राजनीति शास्त्र पर भी प्रभाव पड़ा है। इनका उपयोग औपचारिक प्रतिरूपों, फॉर्मल मॉडल्स को गढ़ने के लिए किया गया है। यहाँ हम संक्षेप में 2 सिद्धांतों की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत आता है क्रीड़ा सिद्धांत, दूसरा आता है संचार सिद्धांत। क्रीड़ा सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1920 के दशक में एमिल बोरेल ने, और इस सिद्धांत या मॉडल को लोकप्रिय बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी जॉन न्यूमैन ने। क्रीड़ा सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय शतरंज और ब्रिज जैसे खेलों को ध्यान में रखा गया, और जिनमें प्रत्येक खिलाड़ी का निर्णय अन्य खिलाड़ियों के निर्णयों पर निर्भर करता है, जिनमें हर खिलाड़ी खेल के जीतने में रुचि रखता है, और खेल जीतने के लिए संघर्ष, निर्णय लेने की क्षमता, पार्टनर यानी साथियों के बीच सहयोग और विरोधी की चाल को समझकर उसी के अनुसार व्यूह रचना बहुत जरूरी है। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मिलीजुली या संयुक्त सरकारों के संचालन में इस सिद्धांत का बड़ा ही महत्व है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि क्रीड़ा सिद्धांत और संचार सिद्धांत की क्रीड़ा सिद्धांत की जो बात की गई है, जिसमें नाम आता है जॉन न्यूमैन का नाम आता है इसके अंतर्गत, और एमिल बोरेल का नाम आता है, इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि राजनीति एक इस प्रकार का खेल है, इस प्रकार का शतरंज है, इस प्रकार का ब्रिज खेल है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी का निर्णय अन्य खिलाड़ियों के निर्णयों पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में। उसी के आधार पर ही नीतियां, निर्णय प्रभावित होती हैं और राष्ट्रों के आपसी व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होती है। इसके बाद आता है संचार सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया कार्ल ड्यूश ने, और उसने संचार यंत्र शास्त्र की शब्दावली का प्रयोग किया, जिसमें चैनल, लोड कैपेसिटी, फ्लो, लेस, रिसेप्ट आदि शब्दों का प्रयोग किया। लोड कैपेसिटी का मतलब है भार क्षमता, जो इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना ले जाने के कितने और किस प्रकार के चैनल मौजूद हैं। और कार्ल ड्यूश के मॉडल का सार यह है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की कार्यकुशलता संचार प्रवाहों की कार्यक्षमता पर निर्भर करती है, कि किस प्रकार से संचार प्रवाहक राजनीतिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसी आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है। बच्चों, इस प्रकार से हमने राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन पुस्तक में राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया, और आप लोगों को समझ में आया होगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, और राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को भी हमने समझने का प्रयास किया। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जिस प्रकार से मानकीय उपागम पर अधिक जोर देते हैं, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देते हैं। लेकिन अंततः आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने भी मानकीय उपागम को भी स्वीकार किया, मूल्यों की सापेक्षता को स्वीकार किया, और यह विचार किया कि बिना मूल्यों की सापेक्षता के कोई भी राजनीतिक सिद्धांत संभव हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से उन्होंने अंत में निर्णय लेते हुए खेल सिद्धांत और संचार सिद्धांत का भी समझाने का प्रयास किया। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम इस अध्याय का सार संक्षेप आप इसमें देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या बताया गया है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन व राज्य की प्रकृति, लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल होता है। राजनीतिक सिद्धांत में वर्णन, व्याख्या और मूल्यांकन तीनों शामिल होते हैं। इसी प्रकार से विषय क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें राज्य की उत्पत्ति और सरकार के विभिन्न स्वरूप हमने पढ़े। स्वतंत्र
स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे महान आदर्शों की समीक्षा की, मानवीय समूहों, वर्गों और संस्थाओं का अध्ययन किया, राजनीतिक दल, मताधिकार और चुनावी राजनीति से जुड़े प्रश्नों की समीक्षा की, मानवीय व्यवहार का अध्ययन, नारीवाद अथवा नारी आंदोलन, राष्ट्र राज्य का और वैश्वीकरण की समस्या, शक्ति की अवधारणा, विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण की समस्याएं, ये सभी विषय जो है राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र में शामिल होते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा था परंपरागत राजनीति सिद्धांत की प्रकृति क्या है, जिसमें समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, हॉबहाउस इन सभी ने अपने अपने आधार पर अपने अपने समय की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। परंपरागत चिंतन पर दर्शन, धर्म और नीति शास्त्र का भी आधिपत्य रहा और परंपरागत रचनाएं निगमनात्मक निष्कर्ष, मानकीय उपागम पर आधारित थी। इस प्रकार से भी इसको परिभाषित किया गया। इसके बाद इसमें बात की गई कि परंपरागत रचनाओं के महत्व को नकार नहीं सकते। इन विद्वानों द्वारा जो तथ्य और आंकड़े किए गए हैं वे बाद के विश्लेषणों में काफी उपयोगी भी साबित हुए हैं। अर्थात हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए हमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों, जिसमें कि हमने प्लेटो, अरस्तु, हॉबहाउस, लॉक के बारे में पढ़ा, उनके भी अध्ययनों को भी हमें बात करना होगा, उन्हें देखना होगा, उनको समझना होगा, तभी जाकर के हम वर्तमान समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा आधुनिक राजनीति सिद्धांत की प्रकृति। इस आधुनिक राजनीति सिद्धांत की प्रकृति के अंतर्गत आधुनिक विद्वानों में हेरल्ड लॉसवेल, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेल के नाम सामने आते हैं और इसमें हमने अध्ययन की अंत्यशास्त्रीय पद्धति, आनुभाविक उपागम, मूल्य निरपेक्ष यानी तटस्थ अध्ययन, उत्तर व्यवहारवादी क्रांतियों ने मूल्यों को पुनः स्वीकार किया, मूल्य सापेक्ष अध्ययन, समस्या समाधान का प्रयास, ज्ञान के विस्तार के लिए ऐतिहासिक परंपरा का बड़ा मूल्य रहा और राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए मॉडलों का निर्माण किया गया, जिसमें खेल सिद्धांत और संचार सिद्धांत की बात की गई। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय को हमने इस संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास किया और इसके बाद हम बात आती है प्रश्नों की, जो हम इस प्रकार से हम प्रश्नों को देख सकते हैं। राजनीति सिद्धांत क्या है, आधुनिक राजनीति सिद्धांत की विशेषता के बारे में बताना है, फिर राजनीति सिद्धांत की प्रकृति पूछी है, परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार से अथवा करके इसमें पूछा गया है, अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यह अध्याय हमारा यही समाप्त होता है बच्चों। और इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और यह हमारा अध्याय राजनीति सिद्धांत क्या है यही समाप्त होता है। अब हम अगले अध्याय के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसका नाम है राजनीति सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।